नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश पुनिया। ये ऑनलाइन का अपना तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो थे उसमें अपन ने वर्ण विचार की जो सामान्य चर्चा वो की थी। पहला जो वीडियो था उसमें यह बताया था कि संस्कृत वर्णमाला है या फिर संस्कृत लिपि जो है उसमें वर्ण कितने होते हैं या पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें वर्णों का जो विभाजन आपने किया था कि येतन के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, जिसमें येतन के आधार पे जो विभाजन किया था 2 प्रकार से, उसमें से आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा की। अब जो इस वीडियो में अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो बाह्य प्रयत्न के आधार पर करने जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं मानता हूं कि जो पहली बार पढ़ रहा है वो 100% सीख रहा है, और जो कहीं न कहीं से पढ़ के शायद हो सकता है कि उसके दिमाग में शंका रहेगी। 15-16 मिनट का जो वीडियो है उस वीडियो में आप 1 या 2 नंबर के जो प्रश्न है वो प्रश्न तैयार कर लोगे और बिल्कुल आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं, पहले वीडियो में चर्चा हुई थी कि यत्न 2 प्रकार के, जिसमें पहला नाम आया था अपने सामने आभ्यंतर और नंबर 2 आया था अपने सामने बाह्य। इनके संबंध में थोड़ी चर्चा भी अपन ने की थी कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। आभ्यंतर यत्न जो बताए थे वो 5 प्रकार के बताए थे और बाह्य जो बताए थे वो 11 प्रकार के बताए थे। अब ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो सिद्धांत कौमुदी में इनकी जो चर्चा की थी वो 4 प्रकार की थी। 5 प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया, हो सकता है कि अब की बार 4 प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया। अब बात आई अपने सामने बाह्य प्रयत्न 11 कौन से। देखो 11 नाम जैसे आपको याद हो जाएंगे, आप आराम से इन प्रश्नों को कर लो। 11 नाम में 2 नाम आपके याद हैं, एक का नाम है अल्पप्राण और दूसरे का नाम है महाप्राण। 3 नाम और भी आपके याद हो जाते हैं, जिनमें एक नाम आता है उदात्त, एक नाम आता है अनुदात्त, एक नाम आता है स्वरित। साथियों, पहला नाम क्या बताया? अल्पप्राण, नंबर 2 पे महाप्राण, नंबर 3 पे उदात्त, 4 पे अनुदात्त और 5 पे नाम है स्वरित। नाम अपने को 11 बनाने, 5 नाम अपन आराम से याद कर सकते हैं। जहां भी संस्कृत का नाम आता है वहां एक बात जरूर आती है, वसुदेव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। मतलब भारतवासी आज भी इस चीज को मानते हैं कि ये मेरा, ये पराया नहीं है, ये है वो सबका है, और ये मैं नहीं हूं, मैं मेरा देश नहीं हूं, मैं विश्व, यानी वो केवल वसुधा विश्व की बात करता है। अब क्यों न अपने एक नाम याद रखेंगे साथ, विश्व है। अब ये जो विश्व नाम है इसमें कुछ जोड़ तोड़ कर दीजिए, यहां भी ए जोड़ दीजिए, यहां भी ए जोड़ दीजिए। अब दोनों तरफ ए अगर जोड़ा, पहले ए जोड़ा तो उसमें कोई संधि नहीं हुई, केवल शब्द बना। बाद में जो ए जोड़ा उससे संधि होकर के आ गया, नाम अपने सामने आ गया ए विश्व। ए विश्व के जैसे अपन टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ए का मतलब होता है अपने सामने ए घोष, वी का मतलब होता है अपने सामने विवाह, और स्वा का मतलब होता है अपने सामने श्वास। मतलब ए घोष, विवाह और श्वास। 3 नाम अपने सामने ये आ गए। 5 नाम पहले थे, 5 और 3 8 हो गए। संख्या अपने को 11 बनानी है, और जब इतने याद हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस व्यक्ति का बढ़ जाता है और वो करने लग जाता है कि संघोना, संघोना। इस शय को अगर अलग करते हैं तो नाम निकल के आता है संहार, घो को अलग करते हैं तो इसका नाम निकल के आता है घोष, और ना को अलग करते हैं तो इसका नाम निकल के आता है नाथ। तो नाम आ गया अपने सामने संहार, घोष और नाथ। अब यहां पे पहला नाम आपने लिया अल्पप्राण, नंबर 2 पे लिया महाप्राण, 3 पे लिया उदात्त, 4 पे लिया अनुदात्त, 5 पे लिया स्वरित, नंबर 6 पे आए तो अघोष, 7 पे आए तो विवाह, 8 पे आए तो श्वास, 9 पे आए तो संवार, 10 पे आए तो घोष और 11 पे आए तो नाद। अब
इस ट्रिक्स को समझने के बाद में अपन नॉर्मली ये नाम है वो याद रख सकते हैं। अब किस बाह्य प्रयत्न में कौन सा वर्ण आता है वो भी ध्यान करना जरूरी है। ये नाम अगर संस्कृत के विद्यार्थियों को याद हो जाते हैं तो हिंदी में इनका बहुत महत्व होता है। चाहे वो सेकंड ग्रेड की क्लास हो, फर्स्ट ग्रेड की क्लास हो, कोई नेट की एग्जाम हो, नेट की नहीं तो कोई SI वगैरह है उसकी एग्जाम हो, या फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई एग्जाम भी नहीं होती है और छोटे बच्चे को भी अगर दिखाया जाए, यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे को भी अगर दिखाया जाए तो व्याकरण दृष्टि से, यानी व्याकरण की दृष्टि से उसमें काफी निखार आ सकता है, काफी वो शब्द वगैरह उनकी पहचान कर सकता है, काफी वर्णों की पहचान वो कर सकता है और काफी ध्वनियों को सही तरीके से है ना वो बोल सकता है। ध्वनि मतलब वर्ण। अब साथियों सबसे पहले अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें। शब्द को समझना जरूरी है। शब्द को समझ जाते हैं उसमें से अर्थ निकल जाता है अल्प यानी थोड़ा, प्राण यानी प्राण, कि जिनको बोलने में थोड़ी प्राणवायु लगे वो अल्पप्राण होते हैं। अब आप बोल के देख लीजिए, क च ट ट ट, उसके बाद में ख छ ठ ठ ठ, उसके बाद में बोलते हैं ग ज ड ड और ब, उसके बाद में बोलते हैं घ झ ढ ढ भ, उसके बाद में बोलते हैं अपन न नी अण न और मैं। अब इन वर्णों को सबको अलग मान लो क्योंकि व्यंजन हमेशा अलग होता है। इन वर्णों को जब अपन बोलते हैं खचड़ दब घजड़ और नई में, तो क और ख को बोलते हैं तो दोनों को बोल के देख लीजिए कि किसमें प्राणवायु कम लगती है किसमें ज्यादा लगती है। तो जब सबसे पहले आपने क और ख को बोला तो इसमें प्राणवायु कम लगी मतलब अल्प लगी, और इसमें प्राणवायु अधिक लगी मतलब ज्यादा लगी। ज्यादा लगी तो उसका नाम भाव। अब बात आई अपने सामने कि ये जो वर्ण आते थे वो पंक्ति के पहले वर्ण थे, ये दूसरे वर्ण थे, ये तीसरे वर्ण थे, ये चौथे वर्ण थे, ये पांचवें वर्ण थे, यानी 5 भागों में वर्णों को अपन ने बांट दिया। अब इन 5 भागों में सम संख्या वाले अलग कर लो और विषम संख्या वाले अलग कर लो। तो सम संख्या की अलग अलग की है तो सबसे पहले आए अपने सामने विषम ले लो। पहले विषम की अलग की है तो पहले पहला आया, तीसरा आया और 5वां आया, ये तो हो गया विषम संख्या। और उसके बाद में सम संख्या को अलग अगर किया तो अपने सामने 2 और 4 आए, मतलब गैचड़ दब 1 नंबर, गैचड़ दब 3 नंबर, नैन नंबर 5 नंबर, खचड़ दब 2 नंबर, घचड़ दब 4 नंबर। अब इन तीनों को आप देखो, मतलब इन दोनों को आप देखो, 1 और 2 और 3, 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं वो सम संख्या में दिखाई दे रहे हैं और ये 2 है वो विषम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि सम संख्या है वो तो संख्या यानी 2 और 4 तो यहां चले जाएंगे और 1 3 5 यहां पे हो जाएंगे। इस आधार पर अपन याद कर सकते हैं। तो गैचड़ और नयन में अल्पप्राण हो गए, खचड़ वो महाप्राण हो गए। या फिर ऐसा याद करो, कई बार एग्जाम में क्या होता है जब अपन बैठते हैं अल्पप्राण महाप्राण की जगह अघोष और घोष हो जाता है, जिसको हिंदी में सघोष भी कहते हैं। कई लोग विचार कर रहे होंगे कि नाम घोष ही क्यों बोला, हमने तो सघोष भी पढ़ा, मतलब हिंदी में कुछ उपसर्ग जुड़ जाते हैं लेकिन संस्कृत में इसका नाम घोष ही होता है। अब साथियों कि उसके बाद जैसे आगे जो वाली पंक्ति आती है उसमें 5 वर्ण नहीं होते हैं। ये रलव की जो पंक्ति होती है उसमें 4 ही वर्ण होते हैं। स वाली जो पंक्ति होती है उसमें भी 4 ही वर्ण होते हैं। अगर 5 वर्ण होते तो इनको भी सम और विषम संख्या में बांट देते, लेकिन यहाँ तो 4 वर्ण होते हैं। इस स्थिति में पूरी पंक्ति को ही अलग अलग संख्या में बांट दिया जाता है, या नंबर 1 पे या नंबर 2 पे। अब आप देख लो कि 1 कहाँ बैठा है, 2 कहाँ बैठा है, यानी कहने का मतलब कि ये रलव जो होते हैं। अब संस्कृत के कई विद्वान बैठे ये सोच रहे होंगे सर ये र ल व क्यों बोल रहे हैं, ये व र ल पढ़ते हैं ना। दोनों तरीके से पाणिनि शिक्षा की अगर बात आती है तो ये और ल है, और संस्कृत की जहां बात आती है वहां ये र ल व। ऐसा प्रश्न भी पीठ में पूछा गया था और दोनों उत्तर सही माने गए थे। महाप्राणी की जैसे बात करते हैं तो उसमें 10 वर्ण तो ये हो गए, यानी खचड़ दब है, घचड़ दब है और 4 वर्ण ये हो गए। तो इस आधार पे ये अल्पप्राण और महाप्राण होता है। प्रत्येक जो स्वर होता है उसका ऊंचा उच्चारण अगर करेंगे उदात हो जाएगा। जोर से बोलेंगे ए उदात, और एक सामान्य आवाज में बोल दिया नीचा उच्चारण अनुदात होगा।
एक ने कहा ए उदात, एक ने कहा ए अनुदात, और एक ने कहा ए सामान्य उच्चारण किया, दोनों के बीच का उच्चारण किया, दोनों के मिले जुले रूप का उच्चारण किया, उसका नाम संयुक्त हो गया। तो किसी भी स्वर का सामान्य स्थिति से ऊंचा उच्चारण होता है वो उदात कहलाता है, नीचा अगर हो जाएगा अनुदात हो जाएगा, और सामान्य स्थिति में दोनों के बीच का अगर हो जाएगा तो उसका नाम संयुक्त हो जाएगा। अब जैसे अपन ने एक ए ये लिखा, एक ए ये लिखा और एक ए ये लिखा, अब ये तीनों आए एक जैसे, लेकिन इस ए के नीचे अगर आडी पाई लगा दी, नीचे लगाइए अनु लगाई, आडी पाई अगर लगा दी तो इसका नाम अनुदात हो गया, और इसके ऊपर खड़ी पाई अगर लगा दी तो इसका नाम संयुक्त हो गया। इसका खास तौर से यानी इन स्वरों का खास तौर से जो प्रयोग है वो वैदिक संस्कृत में किया जाता था। वैदिक संस्कृत का आज भी कोई वेदों से संबंधित पाठ आता, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहले पाठ में जरूर स्वरों के ऊपर ऐसा निशाना वो दिया होता है। तो ऊपर खड़ी पाई होती है वो संयुक्त की होती है। अब जोर से अगर उच्चारण किया जाएगा उदात हो जाएगा, जोर से उच्चारण अगर किया जाएगा तो उसको अपन उच्च ही कहते हैं, धीरे से अगर उच्चारण किया जाएगा तो उसको अपन नीचे ही कहते हैं, और दोनों के बीच में अगर उच्चारण किया जाएगा तो उसको समाहार कहते हैं, समाहार। अब संस्कृत में जब ये चलते हैं तो विसर्ग लगा दिए जाते हैं, और जैसे ही ऊंचे यानी ऊंचा उच्चारण किया उदात हो गया, नीचा उच्चारण किया अनुदात हो गया, दोनों के बीच का उच्चारण किया संवृत्त यानी समाहार हो गया। और जैसे इसकी संधि बनाते हैं तो देखो साथियों क्या होता है कि ये जो विसर्ग है वो विसर्ग रे के रूप में बदल जाता है, और रे आधा होता है, ऊ जैसे आकर के इसमें मिलता है तो रू हो जाता है, तो ये हो जाता है उच्चे उदात है। तो कोई ये कहते उच्चे किम उदात है। जैसे ही इस विसर्ग को हटाते हैं इसकी जगह रे बना देते हैं, रे बना देते हैं, इसमें ए मिल जाता है, ए मिल करके रे पूरा हो जाता है, इसका नाम हो जाता है निचेरन हो जाता है, और समाहार संगीत है। तो उच्चे किम उदात है, नीचे किम अनुदात है, समाहार किम संगीत है। फिर उसके बाद में जैसे ही ए घोष विवाह श्वास संवार घोष और नाद, इसको अगर अपन लेते हैं तो स्थितियां क्या होती हैं कि अघोष मतलब एक कमरा है, उस कमरे में किसी वाद्य यंत्र को बजाया जा रहा है, उदाहरण के रूप में यही कह दिया जाए कि कोई स्पीकर वगैरह बजाया जा रहा है। अब उस कमरे के खिड़की दरवाजे अगर बंद कर दिए बिल्कुल, तो चाहे स्पीकर कितना भी तेज बजाया जाए उसका साउंड, उसकी आवाज पूर्ण रूप से बाहर सुनाई नहीं देगी। मतलब आवाज का बाधित होना अघोष कहलाता है, और आवाज यानी स्वर तंत्रिकाओं में अगर कंपन होगा तो उसका नाम घोष हो जाएगा। अघोष को विवार या श्वास कहते हैं, और घोष को ही संवार या फिर नाद कहते हैं। यानी जो वर्ण अघोष होगा वही विवार कहलाएगा, वही श्वास कहलाएगा। अब इसमें आपके कौन कौन से वर्ण अघोष, माना कि अघोष और घोष एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों हैं? क्योंकि किसी ने कहा कि घोष लिख दो और किसी ने कहा कि घोष लिख दो, शकल दोनों की एक जैसी हो गई, यहां ए लगा दिया। अब दोनों की शकल एक जैसी हो गई तो लोग ये कहते हैं कि भाई है क्या? बिल्कुल है, सब भाई है। ये बड़ा है, दुनिया में पहले है, ये छोटा है। और जैसे ये दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, इनमें संपत्ति का बंटवारा होता है। और उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति ने कह दिया कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी वर्तमान समय में इनके पिता के पास 5 बीघा जमीन है। और ये जो 5 बीघा जमीन वो कौन सी है? कै चे टे ते पे, खे छे ठे थे पे, गे जे डे दे बे, घे जे डे दे भे, ने ये ने मैं। तो जैसे इस खेती का बंटवारा किया जाता है तो संख्याओं में गणित में तो दूसरे तरीके से हो जाता है कि भाई 5 का बंटवारा किया, 2.5 कर दिया। लेकिन हिंदी और संस्कृत में इनका अलग होता है। अलग कैसे होता है कि हिंदी में अगर मान लीजिए 2.5 वर्ण दे दिए जाएंगे तो लोग ये कहेंगे ना कि भाई गय है, उस गय का ये मुड़ा वाला तो इसको दे दिया, डंडा इसको दे दिया,
या फिर जैसे मान लीजिए जय आया तो आधा इसको दे देना। यहां जो होता है वही होता है कि पहले दूसरे वर्ण एक तरफ चले जाते हैं और तीसरे चौथे पांचवें वर्ण एक तरफ हो जाते हैं। अब पहले दूसरे वर्ण एक तरफ हो जाते हैं, तीसरे चौथे पांचवें एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए घोष वो बड़ा भाई है, इसको 2 बीघा जमीन मिलती है, मतलब कहने का मतलब ये 10 वर्ण मिलते हैं। और इसको जो है ना वो 15 मिलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? घोष होता है। घोष में प्रत्येक पंक्ति का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा। तो कह सकते हैं ए घोष में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इसमें कह सकते हैं तीसरा चौथा और पांचवा। अब जैसे ही इनको कम मिलता है तो ये शैतानों के साथ दोस्ती करते हैं। अब अनपढ़ व्यक्ति को थोड़ी पता है कि कौन से शैत और शैतान होता है, मतलब शैतानों के साथ दोस्ती करते हैं। अनपढ़ व्यक्ति को थोड़ी पता है कि कौन से शैतान होते हैं, तो उसके हिसाब से जो तीनों हिस्सा होते हैं। अब जैसे ही कहता पर 5 वर्ण हुए, कहता पर 5 वर्ण हुए, 3 ये वर्ण हो गए, 3, तो ये 3 से 7 13 हो गए, और 3 से 13 हो गए तो सारे गांव वाले एक जगह हो जाते हैं, बच्चे सारे वर्ण एक जगह हो जाते हैं। तो इसमें जो है बचा वो भी यहाँ आ जाता है, ये बचा वो भी आ जाता है, रे बचा वो भी आ जाता है, ले बचा वो भी आ जाता है, वे बचा वो भी आ जाता है। अब एक विशेष बात देखना, कई बच्चों के सामने समस्या आती है कि बाह्य प्रयत्न व्यंजनों के 4 होते हैं और स्वरों के 3 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं भी संस्कृत में अपन ने अल्पप्राण और महाप्राण में स्वरों की चर्चा नहीं की, क्योंकि हिंदी में जरूर होते हैं। संस्कृत में अल्पप्राण में अपन ने लिखा था कि 1 3 5 और ये रे ले वे। यहां महाप्राण में अपन लिखा था कि 2 और 4, और उसके बाद में अपन ने लिखा था कि से और है, इस आधार पे लिखे थे। तो इसका मतलब आधे यहाँ पे आ गए, आधे यहाँ पे आ गए, तो आधे आधे को लेके चलते हैं, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, प्लस आधा ये हो गया, तो उस स्थिति में ये 1 हो गया, यानी एक बाह्य प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित ही हो गया। उसके बाद में आधे इसमें आए तो आधे इसमें आ गए। अब इसमें जो है वो इसमें भी है, इसमें जो है वो इसमें भी है, तो यानी कहने का होता है कि आधा ये हो गया और आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। इधर भी अगर देखते हैं तो ये भी आधा होगा, क्योंकि सारे व्यंजन तो आ ही नहीं रहे। आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। उस स्थिति में इनको अगर जोड़ते हैं तो ये संख्या 3 हो जाती है। तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया। तो बताओ बाह्य प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित कितने होते हैं? 3 होते हैं। जस्ट उसके बाद में अगर अपन बात करें कि स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए उदात्त, अनुदात्त और सवरित। इन स्वरों से संबंधित 3 होते हैं। दोस्तों अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, कोई कमी अगर रही है तो उस हिसाब से बता देना, क्योंकि मैंने बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। बाकी धन्यवाद। आगे वाले जो बिंदु है उसमें अपन उच्चारण स्थान, यानी कहने मतलब आगे वाली क्लास में अपन उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। और जैसे उच्चारण स्थान पूरा हो जाएगा तो जो संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो मैंने पहले कह दिया कि जो जानता है वो महान है, जो नहीं जानता है वो ही महान है, क्योंकि वो सीखेगा और कंपटीशन में सिलेक्शन देगा। एक बार दोबारा इसमें देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब तक अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं और पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं तो अपने नॉलेज का निखार नहीं होता है। और जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कई चीजें अपन खोजना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातें अपने सामने आती हैं, बच्चे कई चीजें अपने को पूछते हैं, तब अपने ये होता है कि हाँ अपन ने बहुत कुछ चीजें वो छोड़ दी। और उसके बाद में जैसे वो कंपटीशन अगर देता है तो उस कंपटीशन में हमेशा सफल होता है। तो एक बार दोबारा थोड़ी सी अपन चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न 1-1 होता है, चाहे वो स्वर का हो या व्यंजन का। स्वरों का बाह्य प्रयत्न यानी स्वरों के बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं और व्यंजनों के कितने होते हैं? 4 होते हैं। उद्देश्य उसके बाद में जैसे मान लिया आगे वाला जो भी क्लास होगी उस क्लास में अपन उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान के बाद में कुछ माहेश्वरी सूत्र वगैरह है वो लेंगे, जिससे आपको प्रत्याहार वगैरह है वो बनाया सिखाया जाएगा। और जब प्रत्याहार बनाया सिखाया जाएगा उस स्थिति में आपको प्रत्याहार के साथ में घोष और अघोष को जोड़ना सिखाया जाएगा। तब तक आप इसको याद कीजिए। धन्यवाद।